नमस्कार। आप देख रहे हैं ZS7 टीवी। उम्मीदों, संभावनाओं और विश्लेषणों के हमारे कार्यक्रम संभावना क्या है में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम राजनीति से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं हमारे सीनियर पत्रकार फहद अली साहब। हम फहद अली साहब से बात करेंगे देश के कुछ ज्वलंत मुद्दों पर, खासतौर से राजनीति से जुड़े मुद्दों पर। अभी हाल ही में कांग्रेस का एक कार्यक्रम हुआ था। रचनात्मक कांग्रेस के बैनर तले हुए इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया था। इस बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ जुड़े लोग और प्रधानमंत्री मोदी से कुछ जुड़े लोग उन्हें कई जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। आज हम जो बातचीत करने जा रहे हैं उसका विषय यही रहने वाला है। इसी के इर्द गिर्द पूरी बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सन 2012 से इस देश में एक हवा चली थी। वो हवा थी नरेंद्र मोदी की। भले ही उस हवा को ताकत देने के लिए, उसकी गति बढ़ाने के लिए अंधा आंदोलन जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, या ये कहिए कि एक रणनीति के तहत इस तरीके के लोगों को जोड़ा गया जो कांग्रेस के विरोधी थे, और उनके साथ मिलकर संघ की मदद से अन्ना हजारे आंदोलन चलाया गया। इतना ही नहीं, इस देश में मीडिया, इस देश का कॉरपोरेट और इस देश का एक खास वर्ग उस हवा में बहता चला गया। सन 2014 के लोकसभा चुनाव तक वह हवा इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस की पूरी सत्ता ढह गई और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी देश के नए शासक के तौर पर सत्ता पर काबिज हुए। हम इसमें आज जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा विषय है, वो ये है कि राहुल गांधी का जो बयान आया है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय से जुड़े लोग या प्रधानमंत्री से जुड़े हुए लोग जानकारियां उपलब्ध कराते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई और दम है, मैं ये बात जानने के लिए फहद अली साहब से आगे की चर्चा जारी रखता हूँ। फहद अली साहब, क्या कहना? देखिए, जो आपने अभी बताया पूरा, मैंने ये न्यूज़ काफ़ी टाइम पहले भी पढ़ी थी। राहुल गांधी ने काफ़ी टाइम पहले ये कहा था कि मुझे इस अंदर की सारी जानकारियां मिलती हैं। तो मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि जब भी अगर हम देखते हैं कि सत्ता कमज़ोर हो रही होती है या सत्ता में परिवर्तन होने वाला होता है, तो सबसे पहले उसको ये अधिकारी भाग जाते हैं, क्योंकि सारा कुछ यही बना रहे होते हैं, इन्हीं के हाथ में होता है। ठीक है। तो जब ये लोग अधिकारी जितने भी हैं, ये जब भाग जाते हैं, तो धीरे धीरे ये क्या करते हैं, पक्ष अपना दूसरी पार्टी, हाँ, विपक्ष के लिए थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं ये लोग उस टाइम पे, क्योंकि उनको मालूम होता है कि कल आज हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, कल भी हमें यहाँ पे काम करना है। लेकिन लोग, नेता तो आते और जाते रहते हैं, तो सबसे बना के रखते हैं। राहुल गांधी ने अगर ये बयान दिया है, एक तो देखिए, राहुल गांधी नेता विपक्षी हैं, कोई हल्की बात तो करेंगे नहीं। वो कहते हैं ना, मीम बना दिया या झूठ बोल दिया, तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। राहुल गांधी कुछ सीरियस ही बोल रहे होंगे, और अगर उन्होंने ये बात दूसरी या तीसरी बार कही है, तो यहाँ पे उनका पक्ष, अगर अगर उनकी बात करूँ मैं, तो बहुत मजबूती से आप ये कह सकते हैं कि देश की अंदर हवा बदल रही है। और जिस तरीके से अभी जैन जी का आंदोलन हुआ था और प्रधान जी का इस्तीफा हुआ था, तो यहाँ पर भी देखिए आप, सरकार की एक कमजोरी दिखाई दी। वरना तो राजनाथ सिंह कहते हमारे यहाँ को क्या नाम है, इस्तीफे होते नहीं है। तो मीडिया में भी अगर हम देखें, और यूट्यूब वाली मीडिया को भी अगर हम दोनों को मिला के देखें, तो कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि बीजेपी 2026 में, 2014 से लेकर अगर मैं 26 तक की बात करूं, तो 2026 में पूरे शासनकाल में ये वाले साल में सबसे ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। और अगर ये जानकारी राहुल गांधी ने सही दी है, तो आप, मेन जो केंद्र में चुनाव होने वाला है उसको अगर मैं छोड़ दूं, उससे पहले जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पर इस हवा का असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो राहुल गांधी के साथ अगर, अच्छा दूसरी चीज और भी है, अगर राहुल गांधी ये खुलेआम कह भी रहे हैं, तो मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही, जो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मान लीजिए राहुल गांधी को वहां से जानकारी मिल भी रही है, ठीक है ना, पीएमओ से, तो वो मीडिया में क्यों बता रहे? पहली चीज, मतलब सवाल है मेरा आपसे,
क्योंकि ये तो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए था। क्योंकि अगर वो मीडिया में आके ऐसे बता देंगे या पब्लिक के सामने ओपनली बोल देंगे, तो उससे क्या होगा कि वो अभी एक के बदले में 10 लोगों को हटा दिया जाएगा, जी। तो वहां से जानकारी आनी बंद हो जाएगी। तो इसमें तो कांग्रेस का नुकसान है। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस की आप रणनीति कह सकते हैं हाँ। कि इस तरीके की चीजें बाहर लेके आओ, इस तरीके की चीजें मीडिया तक जाएं। अच्छा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, 15 जून 2020 की बात है, गलवान घाटी में शाम के 6 बजे भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प शुरू हुई। ठीक है। अगले दिन विपक्ष ने ये दावा किया कि इस झड़प की जानकारी रक्षा मंत्री को नहीं थी। ठीक है। विपक्ष लगातार ये भी दावा करता रहा है कि जितने मंत्री कैबिनेट में काम करते हैं उनको काम करने की स्वतंत्रता नहीं है। अच्छा। सारी फाइलें जो होती हैं हाँ। वो प्रधानमंत्री कार्यालय से रन करी जाती हैं और वहीं से सारे डिसीजन होते हैं। जो मिनिस्टर से उन्हें तो केवल सिग्नेचर करने होते हैं। ये विपक्ष का दावा, मेरा दावा नहीं, विपक्ष का दावा है। इसमें दूसरी चीज एक ये भी है कि विपक्ष 2016 के बाद, 17 के बाद से थोड़ा सा ताकतवर हुआ है। ठीक है। नरेंद्र मोदी नाम की जो हवा चलना शुरू हुई थी 2012 के बाद से, हाँ। वो 2024 आते आते कुछ हल्की कमजोर पड़ गई। ठीक है। और उसी का फायदा 2024 के चुनाव में शायद कांग्रेस और विपक्ष को मिला। हाँ। अब जो राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं या विपक्ष जो दावे करता रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने एक रणनीति तय कर रखी है। सरकार के ऊपर धीमे धीमे प्रेशर बनाना है, इस तरीके की चीजें पब्लिक में लानी है, जिससे एक मानसिक तौर पर प्रभाव पड़े, एक कूटनीतिक तौर पर प्रभाव पड़े। अच्छा। और इसी से जुड़ा हुआ बयान, राहुल गांधी का जो बयान आया वो इसी से जुड़ा हुआ है, इसी संदर्भ में है। ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल और भी है दिमाग में, जो हो सकता है पब्लिक के भी दिमाग में हो। ये बताइए कि जब 2014 से पहले एक चीज जो विपक्ष सबसे ज्यादा मुद्दा उठाता था, वो दो लोगों का उठाता था। तो मैं उनमें से एक का जिक्र कर रहा हूँ। जैसे कि वो ये कहता था कि सरकार 10 जनपद से चलती है, सारे फैसले 10 जनपद से लिए जाते हैं। तो ये वाला जो मुद्दा उठाया करता था विपक्ष, तो अब जब विपक्ष सत्ता में आ गया, तो उसके बाद भी अगर सेम यही हो रहा है, पीएमओ से चल रही है, तो फिर कांग्रेस में बीजेपी में अंतर क्या रहा सत्ता चलाने में? कोई फर्क नहीं है। पहले गैर कांग्रेसी दल जो थे वो ये दावा करते थे कि सरकार 10 जनपद से चल रही है। ठीक है। और उसके बाद एनडीए की सरकार आई। एनडीए की सरकार आने के बाद कांग्रेस और बाकी जो विपक्ष है, इंडिया अलायंस के लोग हैं, वो ये लगातार दावा करते हैं कि भाई मंत्रियों को काम की आज़ादी नहीं है, सारे डिसीजन पीएमओ से होते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि 2014 के बाद मोदी सरकार ने एक फैसला लिया। उस फैसले में यह था कि कोई भी मंत्री अपना ओएसडी या निजी सचिव अपनी मर्जी से नहीं रखेगा। अच्छा। जबकि 2014 तक जो ट्रेंड था, जो तरीका था, वो तरीका ये था कि जो मिनिस्टर बनता था वो अपनी मर्जी से अपना ओएसडी रखता था, चुनता था, और अपनी मर्जी से अपना निजी सचिव, जो प्राइवेट सेक्रेटरी होता है, वो रखता था। लेकिन 2014 में मोदी सरकार ने जब ये सब फैसले लिए, तो एक सवाल ये उठने लगा कि शायद और हो सकता है कुछ हद तक सही भी है, कि जो गुजरात लॉबी का जो आईएएस कैडर था उसको उठा के दिल्ली लाया गया। ठीक है। और विभिन्न मंत्रालयों में उन्हें काम दिया गया। तो वो हो सकता है कि भाई वो प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र रहे हों, आईएएस जो लॉबी है, तो वो उनके भरोसे की हो, उनके थ्रू प्रधानमंत्री जानकारी ले लेते हों मंत्रालय में क्या चल रहा है। तो ये सब तो कांग्रेस के टाइम में था, अब इस सरकार में भी है। ये कहना गलत बात है कि सब 10 जनपद से फैसले होते थे। कांग्रेस के जमाने में मंत्रियों को जितनी आजादी थी, इस सरकार में वो आजादी नहीं है। ये अपने आप में बहुत सही बात है। अच्छा। ठीक है, अब इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं जी। हम अब बात करने जा रहे हैं कि सरकार का जो रवैया हम देख रहे हैं राज्य स्तर पे, बहुत सी सरकारों में इस तरीके का है कि वो डिसीजन तो थोपती हैं, लेकिन एक तरफा कार्रवाई भी करती हैं। मध्य प्रदेश का भी मैंने एक वाकया देखा कि वहाँ उसने स्कूल बनवाया, एक गांव में स्कूल नहीं था, स्कूल बनवाया अपने पैसे से।
तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने परमिशन नहीं ली बनवाने की, उस स्कूल को तोड़ने के ऑर्डर हो गए। रामपुर का हम देख ही रहे हैं, जौहर यूनिवर्सिटी वाला, कि आज ये कहा जा रहा है इतने सालों बाद कि भाई इसका नक्शा पास नहीं है, इसको तोड़ा जाएगा। और भी कई सारे इस तरीके के केसेस सामने आए हैं कि किसी बच्चे ने अपराध किया और उसका घर तोड़ने के ऑर्डर दे दिए, बुलडोजर पहुंच गया, जबकि उस घर को बनाने में उस बच्चे की कोई भूमिका नहीं है। तो इस तरीके की जो चीज़ है, तो मैं यहाँ एक चीज़ कोट करना चाहूँगा कि अब जो एक सहनशीलता होती थी सरकार में, एक डिप्लोमेसी होती थी सरकार की, एक लेवल होता था, वो लेवल खत्म होता जा रहा है। अब सरकार किसी के साथ भी सामने आकर लड़ने को तैयार हो जाती है, भले ही सरकार के लेवल का आदमी है या नहीं है। 1988 की बात है, 27 मई 1988 का एक एग्जाम्पल आपको कोट करता हूँ। 27 मई 1988, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि थी और जगह थी पटना का आकाशवाणी केंद्र। ठीक है। पटना आकाशवाणी ने एक कार्यक्रम किया था और वो कार्यक्रम लाइव कार्यक्रम हुआ था और संभवतः पटना आकाशवाणी का पहला लाइव प्रोग्राम था वो। उसमें कुछ बच्चे इकट्ठे किए गए थे और बच्चों से पूछा जा रहा था कि, क्योंकि नेहरू जी की पुण्यतिथि थी, तो बच्चों से पूछा जा रहा था कि भाई तुम क्या सुनाओगे, तुम क्या सुनाओगे। तो कोई कह रहा था कि भाई मैं पोइम सुनाऊंगा, कोई कह रहा था कि भाई मैं कहानी सुनाऊंगा। तो इस तरीके की चर्चाएं चल रही। इसी बीच क्या हुआ कि एक बच्ची से पूछा गया कि बेटा आप क्या सुनाएंगे, तो उसने कहा कि मैं पोइम सुनाऊंगी, कविता सुनाऊंगी। तो उनसे कहा ठीक है कविता सुनाओ। अब ये वो दौर था जब राजीव गांधी की सरकार थी और राजीव गांधी पूरी तरीके से बोफोर्स के आरोपों से घिर चुके थे। हालांकि वो बाद में बोफोर्स में कुछ नहीं निकला, लेकिन उस समय जो हवा थी वो बोफोर्स वाली थी। ठीक है। सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी थी, सरकार की छवि भी खराब हो रही थी। उस समय की बात है। तो उस बच्ची ने जो कविता सुनाई, तो उस कविता वो कविता नहीं थी एक्चुअली, वो था जो एक स्लोगन सेट कर देते हैं सरकार के खिलाफ। वो स्लोगन बच्ची ने पढ़ा, गली गली में शोर है राजीव गांधी चोर। अब वो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, बहुत बड़ी बात हो गई। उसमें अगर आज की सरकार होती उस समय, तो मैं 100% कहता हूँ, इसको बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि उस बच्ची का घर ढहा दिया जाता। अच्छा, बुलडोजर से चला दिया जाता। लेकिन उस जमाने के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मिनिस्ट्री के जो सूचना प्रसारण मंत्री जो भी काम देख रहे थे, उन्होंने टेक्निकल टीम पे, प्रोड्यूसर पे तो कार्रवाई की, लेकिन राजीव गांधी ने कोई ऐसा आदेश या कांग्रेस के किसी नेता का ऐसा कोई बयान नहीं आया कि उस बच्ची के परिवार के लोगों को परेशान किया जाए। तो सही बात है। वो चीज मैं अब इस चीज को नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पिछले 10 साल के अंदर, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां इस तरीके के कई सारे फैसले हुए हैं जहां किसी और की सजा किसी और को मिली है। ठीक है। अभी ये सरकार को ये सीख लेनी पड़ेगी और लेनी चाहिए कि सरकार का नाम है सहनशीलता। सरकार को सहनशील बनना पड़ेगा और सरकार को छोटी मोटी चीजें जो होती हैं उनको नजरअंदाज करना पड़ेगा। लोकतंत्र का को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए सरकार को, जो भी सरकार आज है या जो भी आने वाले वक्त में जो सरकार होगी, उनको लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करनी पड़ेगी और वो रक्षा तभी हो पाएगी जब सरकार के अंदर सहनशीलता होगी। ठीक है। तो इसी चर्चा के साथ मेरा एक सवाल और है फाद अली साहब से। मैं फाद अली साहब से ये जानना चाहता हूँ कि अभी देखिए यूपी में कांवड़ यात्रा चल रही है ना, और रोजाना कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसिडेंट होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान था ईद के समय पे कि सड़कें चलने के लिए होती हैं और सड़कों को बाधित या नहीं किया जाता। लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा आप समझ लीजिए, कावड़ के लाने के लिए रूट अलग से बनाए गए हैं, कई जगह हाईवे रोक दिए गए हैं, और इतना कुछ करने के बाद भी क्या होता है कि जो जिस रूट पर कावड़ वाले लोगों को जाने के लिए मना किया गया है,
उस रूट पर भी वो दादागिरी से चलते हैं। पर अगर उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, मान लीजिए गलती से दुर्घटनावश कोई कार टच हो गई, कोई साइकिल वाला टच हो गई, तो आपने देखा है कि वो क्या उनका एटीट्यूड रहता है। मेरा सवाल आपसे इतना सा है कि क्या इस देश में धार्मिक आज़ादी का जो एक मापदंड है वो बराबर नहीं होना चाहिए? देखिए, धार्मिक जो हमारा संविधान देता है, धार्मिक आज़ादी देता है, लेकिन पिछले कुछ 10-12 सालों से चीज़ें बदल गई हैं। मैं ऐसे कहूँगा, जैसे कि अभी कुछ मुस्लिम संगठन ने कहा था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, ठीक है। तो दूसरी साइड से रिप्लाई आया कि आप, पहली बात तो आप होते कौन है हमें ज्ञान देने वाले हमारे धर्म पे, ठीक है। तो जो दूसरा पक्ष जब कोई सवाल उठाता है, जैसे कि राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए, और दूसरी बात ये भी थी कि आपने पशु कहा कैसे, इस टाइप के कुछ सवाल मैंने मीडिया में पढ़े थे। तो फिर इसी के अपोजिट हम दूसरी जगह अगर देखते हैं, तो जब चाहे वो 3 तलाक का बिल हो, तो 3 तलाक का जो बिल था वो किसका था? वो मुसलमानों का था, लेकिन उसको बनाने वाला कौन था? ठीक है ना। लेकिन अब ये मुस्लिम पक्ष ये वाली बात नहीं कह सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक कानून बना दिया, अब उस कानून के दायरे में 4 या 5 समुदाय आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उन 4-5 समुदाय में से तो 3 को तो अलग कर दिया, 4 है में से, और एक पे वो कानून लागू होता है। पेपर में कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जमीनी स्तर पे तो आपको मालूम है कि सब कुछ सरकार के हाथ में होता है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ना। और एग्जीक्यूशन नहीं होता, उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन ये जो मैंने बातें कही हैं, ये विपक्ष के कई नेताओं ने, यानी कि संगठन में कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग दल के नेताओं ने ये बात उठाई है कि ये मतलब अभी क्या हो रहा है कि एक समुदाय पे तो आपने सारे कानून लागू कर रखे हैं, ठीक है ना, विशेष समुदाय पे, बाकी जो समुदाय है, उनको खुली छूट है। तो ये चीज तो देखिए दुनिया देख रही है, दुनिया क्या, पूरा हिंदुस्तान भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है। तो ये चीज सबको मालूम है कि ये गलत हो रही है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर डीजे रात को 10 बजे बंद है, तो डीजे रात को 10 बजे सबके लिए बंद होना चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले भारतवासी हैं और हमारा काम है भारत के कानून को मानना। अगर आप स्कूल बनवाते, आप एजुकेशन में काम करते, आप बेरोजगारी पे काम करते, तो आपको ये सब नहीं करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं जिस चीज से सत्ता मिलने की संभावना है, उस चीज को किया जा रहा है। मेरे नजर में तो ये है। तो ये आज की महत्वपूर्ण चर्चा थी और अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव की। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।